गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हमने जो टॉपिक किया था, लास्ट टॉपिक, वो था फाइनाइट रॉड को हमने चार्ज कर लिया और हम उससे किसी डिस्टेंस डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे। और ये जो रॉड था, दिस वाज यूनिफॉर्मली चार्ड रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड था। और इसकी वजह से यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी सच दैट ये एंगल था जो ये थीटा 1 माना था, और ये जो एंगल था ये एंगल हमने थीटा 2 माना था। थीटा 1 एंगल ये डिस्टेंस डी के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो इस रॉड की टॉप एंड को अगर मैं इस लाइन से अटैच करता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं रॉड की टॉप एंड से अटैच करता हूँ, तो जो एंगल ये अटैचिंग लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बनाती है वो थीटा 1 है। और ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट को रॉड के नीचे वाले एंड से अटैच करता हूँ तो जो एंगल इसके साथ ये वाली लाइन इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ बनाएगी वो थीटा 2 कहलाएगी। एक एंगल ऊपर की तरफ जाते हुए मेजर किया और एक एंगल नीचे आते हुए मेजर किया। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इसमें दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। एक बनती है परपेंडिकुलर टू द रॉड, और इसका जो फॉर्मूला था ई परपेंडिकुलर का वो था के लैम्डा बाय डी, और फिर उसके साथ हमने लिखा था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये लिखा था। और एक एंगल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई पैरेलल ली थी हमने। ई पैरेलल था के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये था। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा थीटा 1 है जो वो ग्रेटर एंगल को मानना, ग्रेटर एंगल को थीटा 1 लेना, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको इस ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन लेनी सिखाई थी कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो तो ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रॉड होती है, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो तो ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है जो वो रॉड की तरफ होती है। और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो तो ई पैरेलल की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल होती है, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो तो ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल होती है। जैसे मान लीजिए ये थीटा 1, सपोज थीटा 1 है जो दैट इज ग्रेटर देन थीटा 2, और ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है तो ई पैरेलल की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव होता तो ये घूम जाती और उल्टी डायरेक्शन में चली जाती, ठीक है। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें की थी हमने, होप आपको ये सब कुछ याद होगा। इसके बाद मैं आपको इसी फॉर्मूला के बेसिस पे वो चीज़ें बताता हूँ जो जेई मेन में, नीट में और सीबीएसई बोर्ड्स में पूछी गई हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को इन्हीं दो फॉर्मूलाज को सीबीएसई में कैसे पूछा गया पहले मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। सीबीएसई में तो ये खास करके दो टॉपिक अब मैं करवा रहा हूँ, दोनों सीबीएसई के लिए है और आपको आने चाहिए। ये एनसीईआरटी में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी के बेसिस पे। और देखिए, एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ मैं, प्रदीप वगैरह की बात नहीं कर रहा, वो बुक्स ईजी हैं। और एनसीईआरटी जो बुक है उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहली जो चीज़ है वो है हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी इनफाइनाइट रॉड। अच्छा, पहले मैं आपको ना वो चीज़ बताता हूँ कि ये इनफाइनाइट टर्म क्या चीज़ है, ठीक है। इनफाइनाइट टर्म क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखो, इनफाइनाइट अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। ऐसे इनफाइनाइट चीज़ें थोड़ी ना होती है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। ऐसे थोड़ी कि हमारे पास एक रॉड है वो चांद तक पहुंच गया, ऐसे तो नहीं होता। हमारे पास तो फाइनाइट ही चीज़ें होती हैं। फिर ये इनफाइनाइट शब्द कहाँ से आया, इसका क्या मतलब है? देखिए, मान लीजिए ये मेरा हाथ है और इसके सामने मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, और जो जिस पॉइंट का डिस्टेंस मेरे हाथ से 0.000000001 मीटर, तो ये पॉइंट जो 0.0000001 मीटर है ये तो बहुत नज़दीक है मेरे हाथ के। तो इस डिस्टेंस के लिए 0.001 के लिए मेरा हाथ एक इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। समझ आया? तो ये रिलेटिव टर्म है। और देखिए, मान लीजिए कि ये 1 मीटर लंबा रॉड है,
कितना, 1 मीटर, और इसके सामने मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये जो डिस्टेंस है छोटा सा ये डी है, और ये डी की वैल्यू है 0.00000000001। तो इस डिस्टेंस के लिए 1 मीटर एक इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ऐसे अब समझ आया कि इनफाइनाइट शब्द का मतलब क्या है। ये एक रिलेटिव टर्म है। अगर मैं दो डिस्टेंसेस को कंपेयर कर रहा हूँ, तो अगर एक डिस्टेंस दूसरे डिस्टेंस के मुकाबले बहुत छोटा है तो हम इसको इनफाइनाइट बोल देंगे। ठीक है, ऐसे हम बहुत चीज़ें इनफाइनाइट इनफाइनाइट पढ़ेंगे आगे। उसका मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट है वो चीज़ें, इसका मतलब है कि रिलेटिवली बहुत बड़ी हैं हमारे डिस्टेंसेस से। ठीक है, तो अब देखिए, मैं आपको सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए, चार्ड रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का तरीका बता रहा था। मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है ऐसे, ये मैंने पॉइंट पॉइंट लगा दिया क्योंकि इसके इस एंड के बारे में हमें मान लीजिए कि ज्ञान नहीं है, और ये जो डिस्टेंस है मैंने यहाँ पे डी ले लिया, तो इस एंड का तो हमें पता है, ये एंड मान लीजिए इस डिस्टेंस के मुकाबले ये वाला डिस्टेंस वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैं इसको पॉइंट पॉइंट मार्क कर दूंगा, तो मेरे लिए इस डिस्टेंस के लिए ये वाला रॉड सेमी इनफाइनाइट हो गया। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि एक एंड के बारे में मेरे को ज्ञान है कि ये यहाँ पे है, दूसरे के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, और इस पे जो चार्ज है वो लैम्डा है। समझ आया, और ये डिस्टेंस डी है। अब देखो, हमने थीटा 1 और थीटा 2 कैसे लेने सिखाए थे। ठीक है, थीटा 1 हम लेते हैं, थीटा 1 जब मैं इस पॉइंट को इस रॉड की एंड के साथ मिलाता हूं तो एंगल जो बनता है वो थीटा 1 कहलाता है। देखिए, मान लीजिए मैं ऐसे इस पॉइंट को रॉड के इस यहाँ पे मिलाता हूँ तो कुछ एंगल बनेगा थीटा 1। ऐसे कर दूंगा तो और बड़ा आ जाएगा एंगल, ऐसे करूंगा तो और बड़ा आ जाएगा, ऐसे करता जाऊंगा तो बड़ा होता जाएगा। मान लीजिए कि ये रॉड का जो दूसरा सिरा है, दूसरा एंड है, वो बहुत दूर है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे इस एंगल को घुमाता जाऊंगा घुमाता जाऊंगा घुमाता जाऊंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 90 बन जाएगा अगर ये डिस्टेंस बहुत कम हुआ तो थीटा 1 है जो वो 90 डिग्री हो गया एंगल। समझ आया कैसे। और देखिए, दोबारा बताता हूं मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो ये पॉइंट है जहां पे मैं निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट, इसको मैं रॉड के इस एंड से मिलाना चाहता हूं, और ये एंड इसके मुकाबले बहुत दूरी पे है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, मान लीजिए ये एंड। तो अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर ऐसे यहाँ 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 पे मिलाऊंगा तो एंगल और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे मिलाऊंगा तो एंगल और बड़ा हो जाएगा, इस लाइन के साथ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो और बड़ा हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल, क्योंकि मेरे को इस एंड के बारे में पता ही नहीं है, हमने एज्यूम किया क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये बड़ा मतलब एंगल हो जाएगा थीटा 1 वो 90 डिग्री हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। और ऐसे ही जो एंगल मेरा थीटा 2 होगा वो कितना होगा, सोचिए, इसी पॉइंट को इसी एंड के साथ मिलाना है। मैंने बताया था थीटा 2 लेते हैं हम, थीटा 2 लेते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को रॉड की नीचे वाली एंड के साथ मिलाता हूं तो जो एंगल परपेंडिकुलर से बनता है वो थीटा 2 कहलाता है। तो इस केस में वो एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर कितना आया, ई परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में, ई परपेंडिकुलर, तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 90 प्लस साइन 0। साइन 0 होता है 0, ये होता है 1, तो मेरे पास आएगा के लैम्डा बाय डी। ऐसे ही ई पैरेलल वो होता है के लैम्डा बाय डी। ठीक है, और मेरे पास आएगा कॉस थीटा 2 होता है ना पहले, तो कॉस 0 माइनस कॉस 90 डिग्री। तो मैंने बोला था बड़े वाले को थीटा 1 मानना, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ये 0 था पहले वाला, ये 0 हो गया। कॉस 0 कितना आता है, 1, तो आ जाएगा के लैम्डा बाय डी। तो मतलब एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मैं एक और कलर से मैं बना देता हूँ, ये ई पैरेलल आ गया, ई पैरेलल। अब मेरे को तो ई नेट चाहिए, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर दोनों में एंगल कितना है, ये एंगल ई परपेंडिकुलर है और ये है के लैम्डा बाय डी, और ये है ई पैरेलल, और ये ई पैरेलल की वैल्यू कितनी है, के लैम्डा बाय डी। ये तो दोनों वेक्टर है ना, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, ये एंगल है 90 डिग्री, तो इनका हमें रिजल्टेंट चाहिए। तो जो ई नेट आ जाएगा वो आ जाएगा सिंपली, क्योंकि उसमें होता है a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर द रूट। याद है वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, अंडर रूट
के लैम्डा बाई डी होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई डी होल स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा 90 है तो वो जीरो हो जाएगी टर्म, तो सिंपली क्या आ जाएगा √2 के लैम्डा बाई डी। ये चीज़ है जो ये पूछी जा चुकी है, सीबीएसई ने भी पूछा और जेई मेन में तो ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। जेई मेन में जो मेन क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो आपके इन्हीं नोट्स से आएंगे, ऐसा ही वो पूछ लेंगे कि बताइए भी ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूलाज ये बहुत हैं, आपको ध्यान में रखने हैं सारे के सारे। ठीक है, आगे देखिए, ये भी प्योरली सीबीएसई का टॉपिक है जो मैं भी बता रहा हूँ। ये जो नेक्स्ट चीज़ है ये है यूनिफॉर्मली चार्ज, इसके रिजल्ट्स याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये मतलब ये ड्राइव कैसे करके लेके आया हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, √2 के लैम्डा बाई डी। और ये नेक्स्ट वाली जो चीज़ है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड। इनफाइनाइट रॉड जो पहले वाला था वो सेमी इनफाइनाइट था, और ये कौन सा है, इनफाइनाइट रॉड। इनफाइनाइट रॉड का मतलब है कि इसकी दोनों एंड्स के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, इसकी दोनों एंड्स के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, और मेरे को ये डिस्टेंस डी गिवन है। अच्छा, अगर दोनों एंड्स के बारे में ज्ञान नहीं है, समझे क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस आधा रॉड इससे ऊपर है और इसी से आधा रॉड नीचे है। पिछले केस में यहाँ पे ये पूरे का पूरा रॉड ऊपर था, तो ये सेमी इनफिनाइट कहलाता है, और ये इनफाइनाइट रॉड कहलाता है। ये डिस्टेंस बहुत कम है इस रॉड के मुकाबले, ये लंबाई रॉड की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस केस में θ1 क्या आ जाएगा बताइए, θ1 इसमें 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस एंड को ऊपर वाली एंड से मिलाऊंगा जो कि बहुत दूरी पे है, तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ऐसे θ2 क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो जो मेरे पास ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। ठीक है ना, तो आ जाएगा मेरे पास ये 1 और ये 1 2 के लैम्डा बाई डी। और ई पैरेलल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई पैरेलल की वैसे भी देखोगे तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर दोनों एंगल्स बराबर आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, बट फिर भी देख लेते हैं। के लैम्डा बाई डी कॉस 90 माइनस कॉस 90, तो ये तो टर्म जीरो होगी ना, जीरो जीरो, ये पूरे का पूरी टर्म जीरो, तो ई पैरेलल तो हो गया जीरो। तो सिर्फ इसमें क्या आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको रात के 2 बजे भी याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला 2 के लैम्डा बाई डी। ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन है जो वो ये है ई परपेंडिकुलर, दिस इज 2 के लैम्डा बाई डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ई पैरेलल नहीं होता। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज़ ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 के लैम्डा बाई डी फॉर इनफाइनाइट रॉड। ठीक है, आगे देखिए, ये तो हो गया सीबीएसई का। अब मैं इसी फॉर्मूला को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जेई एडवांस में कैसे पूछा जाता है, और जेई मेन में तो खैर यही चीज़ें आती है, जेई एडवांस में इसको कैसे पूछा जाता है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि इसी फॉर्मूला को यूज़ करके वो जेई कैसे पूछती है इसको। देखिए, फॉर्मूले यही 2 यूज़ होंगे, बट इनको पूछने का जो मेथड है वो अलग हो जाएगा। देखो, जैसे मान लीजिए, अब आपको अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होना है ये बिल्कुल आपको परफेक्टली समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक रॉड है, और इस रॉड पे जो चार्ज है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, लैम्डा कूलम पर मीटर, ये जो रॉड है ऐसे। अच्छा, हमारे पास ऐसे ही एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो ए है। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये 20 डिग्री बनाता है, और अगर मैं इसी को इस पॉइंट को इस एंड से मिला दूं तो जो एंगल बनता है यहाँ पे वो है 30 डिग्री एंगल। ठीक है, ये गिवन है, हमें इतना क्वेश्चन गिवन है, और पॉइंट पी पे बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। देखना, ध्यान से देखना, आपको समझ आएगा। अच्छा, सबसे पहले तो डी क्या है, डी होता है
पॉइंट और रॉड को जोड़ने वाली परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पे जो मेरे को डिस्टेंस गिवन है ए, वो डी नहीं है, डी तो ये हुआ, ये वाला, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, ये है परपेंडिकुलर लाइन। अगर आप इस रॉड को थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लोगे तो ये आ गया मेरा डी। तो डी कितना है, डी इज इक्वल टू ए कॉस 20 डिग्री, ये मेरा डी आ गया। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई ए कॉस 20 डिग्री। समझ आया, इसका इस डिस्टेंस का ये वाला कंपोनेंट डी इज इक्वल टू ए कॉस 20 डिग्री। ठीक है, अभी समझ आ गया ना। अब देखो जो थीटा है मेरा, थीटा वन तो सिंपली समझ आता है कि इस पॉइंट को अगर मैं इस रॉड के टॉप वाले एंड से मिला दूं तो जो एंगल बनता है वो, अब वो एंगल कितना है, वो एंगल है ये लाइन को मेरे को टॉप से मिलाना है। ठीक है, तो एंगल थीटा वन हो गया 50 डिग्री, और एंगल थीटा टू कितना हो गया, एंगल थीटा टू हो गया मेरे पास, अगर मैं इसको इस लाइन को रॉड के नीचे वाले एंड से मिलाता हूँ, ये है ना रॉड का नीचे वाला एंड, हमने तो ये अपनी मर्जी से एक्सटेंड किया था थोड़ा समझने के लिए। तो इस लाइन से जो मैं एंगल लेता हूँ, और एंगल मैं देखना कैसे लेता हूँ, एंगल मेरे को ध्यान से देखो, जो इससे पहले हमने किया था वो ये था कि एक एंगल हमने ऊपर जाके लिया था, दूसरा ऑपोजिट सेंस में लिया था नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस रॉड से मैं ऐसे घूम के जाऊंगा ऐसे, और ये वाला एंगल हो गया, ये एंगल कितना है 360 माइनस 20, तो आया 340 डिग्री। समझ आया थीटा टू कितना है 340 डिग्री, क्योंकि इस लाइन से मैं चलता हूं नीचे की तरफ। एक एंगल तो मैंने ऊपर की तरफ मेजर कर लिया और एक एंगल मैं नीचे की तरफ मेजर करूंगा। ठीक है, इसीलिए ये 340 डिग्री, और मैं इसको -20 भी मान सकता हूं, तो मैं -20 ले लूंगा। थीटा वन आ गया 50, थीटा टू आ गया -20, डी आ गया मेरे पास ए कॉस। अब तो सिंपली फॉर्मूला में रखना है। तो ये चीज़ आपको बहुत कुछ सिखाएगी कि कैसे एंगल्स लेने हैं, कैसे नहीं लेने, क्या करना है क्या नहीं करना। समझ आया। एक और देख लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन। मान लीजिए कि अब मैं थोड़ा सा मतलब इसको ज्योमेट्री के साथ थोड़ा सा मिक्स कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। ऐसे मान लीजिए ये, और यहाँ पे एक पॉइंट है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा क्वेश्चन है, बस मैंने इसको ज्योमेट्री इसकी उल्टा कर दिया इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये एंगल ए है, ये डिस्टेंस ए है, और ये जो एंगल है ये सपोज मेरे को गिवन है 30 डिग्री, और ये जो पॉइंट है ये मेरे को गिवन है, ये एंगल कितना मान लें, सपोज मैं इसको मान लेता हूँ 40 डिग्री, ये एंगल है 40 डिग्री। तो सबसे पहले आप डी बताइए कितना है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है पी पॉइंट पे, तो डी बताइए कितना है ए कॉस 30 डिग्री, तो डी तो आ गया ए कॉस 30 डिग्री। अच्छा थीटा वन कितना है, थीटा वन है इस लाइन से ऊपर वाली लाइन को बनाता हुआ एंगल 30 + 40 70 डिग्री। अच्छा थीटा टू कितना है, थीटा टू या तो आप ले सकते हो -30 डिग्री, ज़्यादातर यही यूज़ करेंगे -30 डिग्री, या आप, ये समझ आया माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैं जिस सेंस में मेरे को चलना चाहिए था मैं उस सेंस में नहीं चल रहा, मैं उल्टी सेंस में जाके जो एंगल मेजर कर रहा हूँ, मतलब इस लाइन से इस पॉइंट को इस पॉइंट से ये लाइन मिला रही है, और मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेना होता है, ये डी है, तो मेरे को नीचे चलना होता है, बट इस केस में मैं ऊपर ही जा रहा हूँ दोनों, थीटा वन लेने के लिए भी ऊपर जा रहा हूँ, थीटा टू लेने के लिए भी। तो थीटा टू अगर लेने के लिए मैं ऊपर ही जा रहा हूँ तो उसको मैं 90 नेगेटिव से लिखूंगा, या आप ऐसे ले लो या फिर आपको नीचे ही चलो। थीटा वन लेने के लिए हम इस लाइन से ऊपर गए थे, थीटा वन लेने के लिए नीचे जाओ, और तब तक चलते जाओ जब तक कि आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन ना मिल जाए। तो ऐसे जाओगे तो कितना आ जाएगा 360 - 30 330 डिग्री, तो दोनों 330 डिग्री लिख दो, तो दोनों आपको सेम ही आंसर देंगी। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट करना वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कर सकते हो, बट मेरा मकसद था आपको ये चीज़ समझाना। अगर ये समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपको समझ आएगा। देखा ये डिफरेंस, देखो सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछती है, वो बहुत सिंपल कर देती है चीज़ों को, और जेई कैसे पूछती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देती है क्वेश्चन को, बस और कोई बात नहीं होती खास। आगे देखिए,
आप क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए, खुद सॉल्व करना, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको अभी, बट मैं एक बार क्वेश्चन सुनने के बाद आप स्क्रीन पॉज कर दो, खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और बाद में फिर उसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास, हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है। जो क्वेश्चन लिखवाने वाला होगा मैं खुद डिक्टेट करके लिखवा दूंगा, ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ समझिए कि क्वेश्चन क्या है फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये है स्क्वायर, स्क्वायर साइड ए, साइड ए वाला स्क्वायर है एक, ठीक है, और ये है लैम्डा कूलम पर मीटर। इस पे भी चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पे भी लैम्डा कूलम पर मीटर और इस पे भी लैम्डा कूलम पर मीटर, और साइड है हर एक की ए। आपको इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और सारी साइड्स हैं जो, अच्छा ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, ये जो साइड है ये नेगेटिव लैम्डा कूलम पर मीटर है, नहीं तो कट जाएगा ना, सेंटर वाला आंसर नहीं आएगा, फिर मतलब आंसर आ जाएगा जीरो, उसमें तो इतना अच्छा नहीं होगा क्वेश्चन, वो ये अच्छा होगा, नेगेटिव लैम्डा कूलम पर मीटर, समझे। ये दोनों साइड्स पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं और ये दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं। आपको सेंटर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब इसको खुद ट्राई कीजिए, बहुत आसान है, वो खास बात नहीं है इसमें। देखिए कैसे करेंगे, आप करो खुद और फिर इसको देखना और बाद में सॉल्यूशन देखना मैंने क्या किया। अच्छा, सबसे पहले मैं इस साइड के बारे में जानकारी लेता हूँ। ये जो डिस्टेंस है ये ए है, a/2 है, सॉरी, क्योंकि टोटल ए है ना, तो डी, मैं पहले सिर्फ इतने इसको लेके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये सीबीएसई के क्वेश्चन है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये एडवांस चल रहा है, कुछ सीबीएसई टाइप क्वेश्चन है। मैं सिर्फ इस साइड को ले रहा हूँ, इसके कुछ नामकरण कर देते हैं, पी क्यू आर एस, तो मैं एस पी साइड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, θ1, θ1 हो जाएगा मेरा 45 डिग्री, समझ आया, और ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो मतलब पहले मैं इसके लिए सॉल्व करता हूँ, फॉर एस पी साइड, ठीक है। θ1 कितना है, θ1 है मेरा 45 डिग्री और θ2 भी इतना ही है, और डी है जो वो मेरा है a/2, तो जो ई पैरेलल आया वो तो आ गया जीरो, समझे, जीरो क्यों, क्योंकि cos θ1 माइनस cos θ2 होना, तो वो जीरो हो जाएगा। और जो ई परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा k λ/d इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, वो दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको 2 sin 45 लिख देता हूँ, समझ आया। 2 sin 45, थोड़ा सा शॉर्टकट मार के चल रहा हूँ। साइन θ1 प्लस साइन θ2, और θ1 और θ2 बराबर हैं, तो 2 sin θ आ गया, दैट इज 2 sin 45। तो मैं इसको वापस वैल्यूज पुट करता हूँ, डी की वैल्यू है a/2, तो ये 2 ऊपर आ गया, और ये मेरे पास 2 sin 45 कितना आता है, 1/√2, तो ये दोनों इसको मैं काट दूंगा, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 2k λ√2/a, ठीक है। तो आया 2√2k λ/a, ये मेरे पास ई परपेंडिकुलर आ गया फॉर एस पी। ऐसे ही देखिए, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इधर, ई एस पी लिख देता हूं मैं, और इस पॉजिटिव के लिए किधर होगी, ऑपोजिट, ई, ये मैं क्या लिख दूं, इसको पी क्यू लिख दूं। और देखो क्योंकि सिमेट्री है तो सब कुछ सेम ही होगा, तो मैं ये लिख देता हूँ ई एस पी इज इक्व टू ई पी क्यू। बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है, सेम एंगल्स हैं, सेम डिस्टेंस है, सब कुछ सेम है। तो जितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ भी होगी। अब और देखो, मैं इसको बाकी दो साइड जो नेगेटिव है उसको रेड पेन से सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो है ये आर क्यू में सिर्फ अंतर ये है कि ये नेगेटिव है, बाकी सब कुछ θ1 सेम है, θ2 सेम है, डी सेम है, तो सिर्फ नेगेटिव का अंतर है। और मैंने आपको बताया था अगर चार्ज नेगेटिव है तो ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन घूम के उसी डायरेक्शन में चली जाती है रॉड की तरफ, तो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा ई आर क्यू। और ये जो रॉड है ये भी θ1 सेम है, θ2 सेम है, डी सेम है, बट एन चार्ज सिर्फ नेगेटिव है, तो जो ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द रॉड होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई आर एस। तो जो मेरे पास
इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक तो ऐसी आ जाएगी और एक आ जाएगी ऐसी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक तो एस पी के कारण होगी, एक आर क्यू के कारण होगी। क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 × 2 √2 k λ/a। तो और ये भी कितना आ जाएगा, ये दोनों एक तो पी क्यू के कारण, एक आर एस के कारण, ठीक है। एक पी क्यू के कारण है और एक आर एस के कारण है। तो ये भी कितनी हो जाएगी 2 × 2 √2 k λ/a। और इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो वो √2 टाइम्स ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल दोनों में 90 डिग्री है और ये दोनों साइड सेम है। तो जो ई नेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास √2 टाइम्स 2 × 2 √2 k λ/a। समझ आया? ये आ जाएगा अगर इसको आप सॉल्व करोगे। चाहे आप लंबे से सॉल्व कर लो, बट अगर मेरी मानोगे तो सिर्फ याद रखो, जब भी दो एंगल्स 90 डिग्री पे आए और उनका आपको रिजल्टेंट लेना है तो सिंपली एक साइड के मैग्नीट्यूड को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2 8 k λ/a। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर है ये, एग्जैक्टली। और देखिए आपको एक प्रैक्टिस के लिए दे दूं। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप मेरे को पूछते नहीं हैं, ऐसे तो मतलब मेरे को मुश्किल होगी, आप मुझे पता नहीं चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हर एक बच्चा रिस्पॉन्ड करे, हर एक बच्चा मेरे को बताए कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको खुद ट्राई कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर जैसे जब आप पूछोगे कि सर हमें इसका सोल्यूशन दो, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा, बट आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। इसको खुद ट्राई करना, फिर मैं इसको सॉल्व करके इसका पूरा सोल्यूशन फ़ोटो खींच के आपके ग्रुप ऐसे में वो जो ग्रुप चैट है उसमें डाल दूंगा, ठीक है। बट आप एक बार इसको खुद ट्राई कीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे दो रॉड्स हैं, ऐसे ऐसे और ये, समझे कैसे? एक बड़ी रॉड को मैंने फोल्ड कर दिया ऐसे, एक इनफाइनाइट रॉड को फोल्ड कर दिया और यहां से किसी पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और इस पे जो चार्ज है वो आप लैम्डा कूलम पर मीटर मान लीजिए, और इस पॉइंट P पे आपको वो चार्ज बताना है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना लें, कितना भी मान लीजिए, ये मान लो डिस्टेंस आप A मान लीजिए ये डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अगर कुछ अज्यूम करने वाला होगा तो आप अज्यूम कर लेना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। या मैं कर दूं, चलो आप एक बार ट्राई करना, फिर जैसे ही आप मेरे को पूछोगे मैं आपको इसका सोल्यूशन पूरा आके उस चैट बॉक्स में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।